विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। अब हमें करना है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। लेकिन उससे पहले मैं उच्च न्यायालय के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए उनको करा देता हूँ। ठीक है, तो एक तो आपने 2013 याद रखना है। 3 नए उच्च न्यायालय बने, कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। क्रम याद ऐसे ही रखना है आपने। पहले मेघालय बना, कुछ दिनों का अंतर है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा गठन, और 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो ये नए उच्च न्यायालय हैं। 2013 में 3 बने, एमएमटी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और 1 जनवरी 2019 को बना कौन सा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती। तो भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। ठीक है, भारत में स्थापित होने वाले 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि अमरावती में है। जो कि अमरावती में है। जनरली कोई राजधानी किसी नदी के तट पर होती है। क्या अमरावती किसी नदी के तट पर है? जैसे कि आंध्र प्रदेश से पहले क्वेश्चन बनते थे, जब आंध्र प्रदेश हुआ करता था, पूरा आंध्र प्रदेश, वहां से क्वेश्चन बनता था कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर है ना? राजमंड्री किस नदी के तट पर है? तो बोलते थे क्या? गोदावरी नदी के तट पर है। पूछा था हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर है। ये भी पूछा मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है मूसी? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ऐसे में पूछ रहा हूँ क्या अमरावती किसी नदी के तट पर है या 2 नदियों के बीच में है? कृष्णा नदी के तट पर है, दक्षिणी तट पर। ठीक है, तो भारत में जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत में सबसे पहले बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, उस समय मद्रास बोलते थे, इस समय हम चेन्नई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले बम्बई बोलते थे, अब हम मुंबई बोलते हैं। पहले हम कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता बोलते हैं। और पहले मद्रास बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? चेन्नई। तो आपने आधुनिक नाम के हिसाब से बोलना है कि भारत में सर्वप्रथम 1862 में 3 उच्च न्यायालय गठित हुए थे। उनका नाम था मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। लेकिन उस समय जब स्थापित हुए थे तब इनका नाम था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, चलो जी आगे। मुंबई, कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अधीन की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। कब की गई थी? आंसर 1862 में की गई थी। अधिनियम जो था वो 1861 का था, लेकिन जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1862 में। स्थापना क्रम के अनुसार दूसरे क्रम पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि 1866 में गठित हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब गठित हुआ? 1866 में। तीसरे नंबर पर पटना उच्च न्यायालय, जो कि 1916 में गठित हुआ। पटना उच्च न्यायालय 1916 में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928 में। चौथे नंबर पे अगर हम बोलें तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928 में। 5वें नंबर पे अगर हम बोलें तो उड़ीसा और गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में। कौन सा? उड़ीसा और गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या जो है 160 है, 160, जो कि संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या कहां पर है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। इस दृष्टि से देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो आपने क्या करना? लॉ करना है, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, और फिर जब वहां से आप सीख लें उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए जी। और फिर वहीं से आप राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होंगे और सीधे आप न्यायाधीश के पद पर सुशोभित होंगे। चलिए जी, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत अध्ययन करना पड़ता है। किनको? न्यायाधीशों को। बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, रोज स्टडी करनी पड़ती है। चलो जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1866 कब? सॉरी 11 जून 1866, 11 जून 1866 को आगरा में हुई थी। मूलतः आगरा में हुई थी। 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया और 1919 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वो शुरू से इलाहाबाद में नहीं है, प्रयागराज में नहीं है शुरू से। पहले कहाँ था? मूलतः उसकी स्थापना आगरा में की गई थी 11 जून 1866 को। 1869 में उसको इलाहाबाद में ट्रांसफर किया गया और 1919 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। क्लियर हो गया?
भारत की स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था? उड़ीसा, उड़ीसा हाई कोर्ट 1948। कौन सा? जब देश आजाद हो गया तो 1948 में जो पहला उच्च न्यायालय गठित हुआ वो उड़ीसा था, और उसके बाद जो गठित हुआ वो राजस्थान उच्च न्यायालय था 1949 में। ठीक है। सन 2000 से पहले भारत में सबसे बाद में स्थापित होने वाला उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय था, जो 1975 में गठित हुआ था। 1975 से लेकर 2000 तक कोई नया न्यायालय गठित नहीं हुआ। ठीक है। भारत में 7 उच्च न्यायालय, मुंबई हो गया, कलकत्ता, चेन्नई, गुवाहाटी, केरल, पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा एक साथ बोलते हैं, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इन दोनों को भी एक साथ बोलते हैं। ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों पर है। कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेशों पर है? आंसर पहले तो नंबर याद रखना आपने 7। वो कौन कौन से हैं? मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय की अधिकारिता किस पर पड़ी थी हमने? मुंबई उच्च न्यायालय। भाई महाराष्ट्र पर भी थी, गोवा पर भी थी, दादर नगर हवेली दमन एंड दीव पर भी थी। किस पर थी? यानी महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय है वैसे वो, लेकिन गोवा छोटा राज्य है तो उसकी भी अधिकारिता, गोवा भी उसी की अधिकारिता में आता है। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव अलग अलग थे पहले, अब उनको एक साथ बोला जाता है दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, है ना। उनकी भी, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, उनकी भी अधिकारिता, मतलब वो किसकी अधिकारिता में आते हैं? मुंबई उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। दूसरा मैंने बताया कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय वैसे तो वेस्ट बंगाल का है, लेकिन अंडमान निकोबार भी उसी की अधिकारिता में आता है। किसकी? अंडमान निकोबार भी कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ बनाई गई, कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे बनाई गई है? पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई है। अच्छा, एक चीज बता दूं, मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ जरूर याद रखनी है आपने। मुंबई उच्च न्यायालय, मैंने कहा नागपुर में खंडपीठ है, औरंगाबाद में खंडपीठ है, और एक खंडपीठ पणजी में है। कहाँ पर है? खंडपीठ समझते हो? पीठ मतलब कुर्सी, खंड मतलब मेन उच्च न्यायालय आपका मुंबई में है, लेकिन खंडपीठ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में। क्लियर हो गया? पणजी किस नदी के किनारे है भाई? मांडवी नदी के किनारे। लेकिन वहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया? ज्वारी नदी कहाँ है? आंसर गोवा में। कहाँ पर है? ठीक है जी। तीसरा चेन्नई हाई कोर्ट, मैंने बताया आपको, चेन्नई उच्च न्यायालय तमिलनाडु का है वैसे तो वो उच्च न्यायालय, पर साथ में पुदुचेरी भी उसी की अधिकारिता में आता है। किसकी? और चेन्नई उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो मदुरई में है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, मीनाक्षी टेम्पल, वैगई नदी के तट पर। क्लियर हो गया? उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपको पता है असोम, ऊपर से चलो, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश, असोम, फिर थोड़ा राइट साइड में आओ नागालैंड, और फिर आओ कहाँ पर? मिजोरम, है ना। मिजोरम मतलब त्रिपुरा के बाद मिजोरम, है ना। मिजोरम जो म्यांमार से भी सीमा बना रहा है। ठीक है जी। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय के बाद कौन सा उच्च न्यायालय? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है वैसे वो केरल का है, लेकिन लक्षद्वीप उसी की अधिकारिता में आता है। कहाँ पे आता है? लक्षद्वीप उसी की अधिकारिता में आता है। चेक करिए कि क्या केरल हाई कोर्ट एर्नाकुलम में था, उसको अब कोच्चि में दिखा रहे हैं। कोच्चि अरब सागर की रानी। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा का भी है, साथ में चंडीगढ़ भी उसी की अधिकारिता में आता है। ठीक है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में अवस्थित है ये। और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी हैं अलग अलग। ठीक है। तो इनका जो मुख्यालय है वो श्रीनगर में भी है और जम्मू में भी है, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है भाई। तो एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर क्षेत्राधिकार है इन 7 उच्च न्यायालयों का। यदि संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 3 उच्च न्यायालय, कौन कौन से? मुंबई, गुवाहाटी और पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा एक साथ बोलना है आपने, पंजाब हरियाणा एक साथ बोलना है। मुंबई, गुवाहाटी तथा पंजाब हरियाणा ऐसे उच्च न्यायालय जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। जिनका क्षेत्राधिकार क्या है? एक से अधिक राज्यों पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय। पहले हम सिर्फ दिल्ली को पढ़ते थे, एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसका उच्च न्यायालय है वो दिल्ली, लेकिन क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, उसका भी अपना उच्च न्यायालय है। तो 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। पूर्वोत्तर, अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर, यानी नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम के लिए एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाई कोर्ट 1971 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा भाई ये कि नॉर्थ ईस्ट को कितना जानते हो आप, आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कब का है? 1971 का है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है कोहिमा में है, आइजोल में है, ईटानगर में है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, आइजोल किसकी है? मिजोरम की आइजोल है, और ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो उनकी राजधानियों में खंडपीठ है, ठीक है। अब किसकी राजधानी में खंडपीठ नहीं है? क्योंकि गुवाहाटी खुद असम में है, तो उसकी असम में खंडपीठ बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी 3 जो अन्य राज्य हैं वहाँ की राजधानियों में उनके खंडपीठ है। क्लियर हो गया? भारत में 8 उच्च न्यायालय कौन कौन से भाई? पहले बता दूं, 8 उच्च न्यायालय ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें एक से अधिक खंडपीठ है। एक तो इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में है, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ आपकी पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? चेन्नई उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? मदुरई में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में है। खुद अपने आप जोधपुर में है वो, लेकिन उसकी खंडपीठ राजधानी में है, जयपुर में, ठीक है। मैंने कहा भारत में 8 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी एक से अधिक खंडपीठ है। इलाहाबाद हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, मध्य प्रदेश, चेन्नई, कर्नाटक, राजस्थान। इलाहाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मदुरई और जयपुर में है। मुंबई उच्च न्यायालय की 3 खंडपीठ हैं, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद और पणजी, ठीक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की 3 खंडपीठ हैं। याद कीजिए इसको जल्दी से, ये याद नहीं होता है। हुबली, धारवाड़ और गुलबर्ग। हुबली, धारवाड़ और गुलबर्ग। गुलबर्गा याद आया? बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कभी गुलबर्गा। किसकी? कौन सा बहमनी साम्राज्य? कौन सा बहमनी साम्राज्य? वही बहमनी साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जिसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू, किसने की थी? उसकी राजधानी थी गुलबर्गा, ठीक है। हुबली आपने पढ़ाई है कर्नाटक में। धारवाड़ आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ी है। कारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडब्बा तंत्र पढ़ा है ना। तो 3 याद रखना है आपने कर्नाटक का, हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा, याद रहेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं भाई, ग्वालियर और इंदौर तो आपको पता ही है, सबसे स्वच्छ शहर है। ग्वालियर में आपका तानसेन का मकबरा है। किसका? कौन तानसेन? रामतनु पांडे। किसके शिष्य? मन तड़फत हरिदर्शन को आज, हरिदास जी के शिष्य। हरिदास जी के 2 शिष्य कौन? तानसेन और बैजू बावरा। ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन? लेकिन नाम किसका हुआ? सही जगह मिल गई ना, इसलिए तानसेन, ठीक है। बट ज़्यादा जो बड़ा गायक था वो कौन था? बैजू बावरा। चलो बावरा हो गया, लेकिन वो बावरा नहीं होना है भाई कंपटीशन में। बावरे हो गए तो फिर वही हो जाएगा, फिर जैसे बैजू बावरा के साथ हुआ, या जैसा क्रिकेट में किसके साथ। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। उच्च न्यायालय की बोल रहा हूं मैं, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ है। कौन है? उच्चतम न्यायालय में आज तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी कोई महिला, न्यायाधीश बनी है उच्चतम न्यायालय में। अन्य न्यायाधीशों में जो आती हैं वो कौन थी? फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला फातिमा बीबी। लेकिन किसी उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली कोई महिला अभी तक सीट खाली है। लॉ कीजिए और उस जगह को भरिए, ठीक है। और उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ है। जबकि प्रथम महिला न्यायाधीश जो है अन्ना चांडी है। कौन है? महिला न्यायाधीश बोला मैंने, मुख्य नहीं बोला। अन्ना चांडी। कौन है? अन्ना चांडी, ठीक है। संघ शासित राज्य पुदुचेरी पर चेन्नई उच्च न्यायालय का, और लक्षद्वीप पर केरल उच्च न्यायालय का, अंडमान निकोबार द्वीप पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ये हमारे समय में पूछा गया था जब हम लोग आईएएस दे रहे थे, है ना। हम भी आप लोगों की तरह ही थे भाई, अनभिज्ञ, अनजान। हमने भी क्या किया?
पूछा अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है? आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता? तो हमने अपना दिमाग लगाया कि यार अंडमान निकोबार सामने वाले राज्य की अधिकारिता में आता होगा, मैंने पर लेकिन आंसर वो नहीं था। नंबर भी डाल चुके थे हम कि ये तो पक्का नंबर मिलेगा, लेकिन जब बाहर आए चेक किया तो पता चला कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता। किसमें? ठीक है, तो ये मत सोचना कि यूपीएससी कभी आसान था। यूपीएससी हमेशा से क्या था? टफ था। वो टफ होता चला गया, जैसे जैसे संसाधन बढ़े वैसे वैसे क्या हुआ, वो टफ नहीं है, अब आसान है। अब आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ते ज़्यादा। क्या नहीं पढ़ने पड़ते? पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, जीएस अलग से पढ़ना पड़ता था। अब आपको 4 जीएस के पेपर देने हैं यूपीएससी में। क्या देने हैं? 1 सब्जेक्ट पढ़ना है। वो भी मुझे लगता है कि जल्दी यूपीएससी क्या कर देगा, उसको, उस सब्जेक्ट को जल्दी आने वाले समय में सारा जीएस कर देगा। अभी कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, चलो जी। तो पुदुचेरी, चेन्नई मैंने बता दिया कि संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी पर किसका? चेन्नई उच्च न्यायालय का। लक्षद्वीप पर केरल उच्च न्यायालय का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव पर मुंबई उच्च न्यायालय का। किसका? मुंबई उच्च न्यायालय का। चंडीगढ़ पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ये क्षेत्राधिकार जरूर याद करने हैं। मैच करने के लिए अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं 5 यूनियन टेरिटरीज दूंगा और क्षेत्राधिकार पूछूंगा किस पर है। ठीक है, अगला, गोवा मुंबई उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। गोवा किसमें? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भारत में सर्वाधिक 4 राज्यों पर है। 2013 से पहले ये 7 राज्यों पर था। दूसरे स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर है। मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 राज्य कौन से हो गए? वो एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया गोवा, और 2 यूनियन टेरिटरी बोलते थे पहले, अब 1 यूनियन टेरिटरी बोलो उसको। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव एक ही हो गया, क्योंकि ठीक है 1 यूनियन टेरिटरी पर है। अच्छा, जुलाई 2021 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। तो ये थे इसके संबंध में कुछ क्या पॉइंट्स। अब मैं बता रहा हूं आपको उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इनको कुछ पॉइंट्स में पढ़ना है आपने। एक तो पढ़ना है आपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या पढ़ना है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। दूसरा पढ़ना है आपने अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। अभी पहले इतना याद कीजिए खाली कि जब आप उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे तो कौन कौन से क्षेत्राधिकार पढ़ने? पहले नंबर पे आपने पढ़ना है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। दूसरे नंबर पे पढ़ना आपने अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। तीसरा आपने शक्तियों में अगर आप पढ़ेंगे तो रिट जारी करने की शक्ति। फिर आपने पढ़ना प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। फिर आपने पढ़ना कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति। ठीक है, फिर अभिलेख न्यायालय पढ़ना है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पढ़नी है। क्लियर हो गया? फिर अधिकारी तथा सेवकों की नियुक्ति और प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति। इन पॉइंट्स के अंदर पढ़ना है आपने इसको। तो लंबा टॉपिक है, टाइम लगेगा इसे करने में ना। कितना है समय? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, पावर एंड जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय है, अतः उसे भी संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। जहां मूल अधिकारों के संबंध में उसे उच्चतम न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हैं, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उसे रिट जारी करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से भी ज्यादा है। रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय से भी ज्यादा है या अधिक है। उसे न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ आर्टिकल 227 के तहत प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, ये ध्यान रखना है आपने, न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ, न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ आर्टिकल 227 के तहत प्रशासनिक क्षेत्राधिकार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन भी प्रदान किया गया है। यूपीएससी ऐसे पॉइंट पकड़ती है, इन पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है आपने कि न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी है। आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में बता रहा हूं मैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन।
उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अतः मूल अधिकार को लागू कराने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। सीधे, आपको जरूरत नहीं है कि पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाओ, यानी मुंसिफ कोर्ट में जाओ, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, फिर आप तब हाई कोर्ट में जाओ, ऐसा जरूरत नहीं है। सीधे हाई कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकारों के हनन के मामले में। ठीक है, तो मैंने कहा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। 226 याद रखना अपने आर्टिकल। मूल अधिकारों के संबंध में आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को भी समान रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 से रिट जारी होंगी, और 32 से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, 32 से आपके लिए रिट जारी करके आपको अनुतोष प्राप्त करवाया जाएगा। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद भी सीधे उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। उच्च न्यायालय को आपराधिक या दीवानी मामलों में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है। दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, फौजदारी मतलब आपराधिक मामला हो, क्या करना पड़ेगा? पहले वो लोअर कोर्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधे हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? लोअर कोर्ट में जाएगा, माना मुंसिफ कोर्ट में गया, वहां आप संतुष्ट नहीं हो, आपने आगे अपील की, आप गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप संतुष्ट नहीं है, तब आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच में, वहां संतुष्ट नहीं हो, फिर डबल बेंच में, डबल बेंच से भी में भी संतुष्ट नहीं हो, तब अगर हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे दे कि इसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और इसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता, तब वो मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, नहीं तो वो लास्ट है आपका। समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। दीवानी मामलों में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकार, आपराधिक और दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है। पॉइंट को पकड़ो और उसको समझने की कोशिश करो। लेकिन मूल अधिकारों के मामलों में उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यानी आप मूल अधिकारों के हनन के मामले में जो वाद संस्थित कर सकते हैं वो सीधे उच्च न्यायालय में और सीधे उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अपीलीय क्षेत्राधिकार भाई, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले सम्मिलित हैं। कौन कौन से? दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। क्या? एक बार फिर सुनिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ रहे हैं हम, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन पढ़ रहे हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू, राजस्व किसको बोलते हैं? रेवेन्यू संबंधी मामले सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमे में सेशन कोर्ट द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। बात किसी के जीवन की है, क्योंकि क्या, भले ही अपराधी है लेकिन उच्च न्यायालय पुष्ट करेगा कि हाँ ठीक है, आपने जो किया वो क्या है, सही है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है डबल बेंच में। डबल बेंच मतलब पहले सिंगल बेंच होती है, एक न्यायाधीश बैठते हैं, आप वहां से संतुष्ट नहीं हो तो आप डबल बेंच, दो न्यायाधीश बैठेंगे, वो आपकी क्या करेंगे, सुनेंगे। संविधान लागू होने के समय में उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था, परंतु अब उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी सभी प्रकार के मुकदमों की भी अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। रेवेन्यू संबंधी ये अपीलें राजस्व मंडल यानी रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध होती है। किसके विरुद्ध होती है? रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध होती है। उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार कब दिया गया? आंसर 44 में संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा दिया गया। 1978 से पहले इसके पास राजस्व संबंधी अधिकार नहीं थे। राज्य में स्थित सभी अधिकरण उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं 14A में पढ़े थे हमने, संविधान के भाग 14A में पढ़ेंगे, ठीक है। अधिकरण उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, इसलिए इन अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसलों से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप अपील कहाँ करेंगे? उच्च न्यायालय में करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय
इसको बोलते हैं CAT, कैट। क्या बोलते हैं? कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट बोलते हैं इसको। कैट के निर्णयों के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों के जो मामले जाते हैं, IAS जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, IFS IPS जो भी होंगे, उनके मामले कहाँ जाते हैं? कैट में जाते हैं। आप संतुष्ट नहीं हो, आप IAS हो, आप संतुष्ट नहीं हो, आप उसके विरुद्ध जो अपील करोगे वो कहाँ करोगे? उसके बाद हाई कोर्ट में करोगे। क्लियर है? अगला, रिट जारी करने की शक्ति भाई, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। अब रिट्स क्या होती है? मैंने 5 प्रकार की रिटें बताई थी आपको। कौन कौन सी? हाँ जी, हैबियस कॉर्पस, सशरीर पेश करो। हालांकि शरीर सहित पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, बट अर्थ होता है उसका सशरीर पेश करो। हैबियस कॉर्पस मतलब रिट का नाम हिंदी में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश यानी मैंडमस। तीसरा होता है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। अगला होता है सर्टिररी यानी उत्प्रेषण। अगला होता है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, है ना। तो रिट जारी करने की शक्ति तो भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, उस राज्य क्षेत्र में जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, पर ध्यान दें, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, फॉर एनी अदर पर्पज। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं पढ़ते हम, फॉर एनी अदर पर्पज। सुप्रीम कोर्ट के पास संवर्ती क्षेत्राधिकार जो है वो सिर्फ मूल अधिकारों तक सीमित है, लेकिन हाई कोर्ट के पास, मैंने कहा, अपने राज्य क्षेत्र के जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी, यानी फॉर एनी अदर पर्पज, उस राज्य में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी, व्यक्ति मतलब पर्सन, प्राधिकारी यानी अथॉरिटी, या सरकार यानी गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा रिटें हैं, जारी करने की शक्ति है। जारी करने की किस किस के विरुद्ध? व्यक्ति के विरुद्ध जारी कर सकता है, प्राधिकारी यानी अथॉरिटी के विरुद्ध जारी कर सकता है, और इवन सरकार यानी गवर्नमेंट के विरुद्ध भी जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। क्लियर हो गया भाई? ठीक है। आर्टिकल 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। दोनों न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटों में कुछ मूलभूत अंतर होते हुए भी उनकी प्रकृति और प्रभाव क्या है? समान है। ठीक है, तो बाकी मैंने मूल अधिकार वाले चैप्टर में बता दिया था आपको रिटें। ठीक है, रिटों के संबंध में थोड़ा और बता दूं कि उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की, ये यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन, उच्चतम 2 स्टेटमेंट बना के देगी कि उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 32 में है। किसमें है? आर्टिकल 32 में है। किसमें है? और 32 को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संविधान के पिता डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय आत्मा कहा है इसे। क्या कहा है? तो उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है, क्योंकि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में पढ़ते हैं हम, और क्योंकि ये आर्टिकल 32 में है तो स्वयं एक मूल अधिकार है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट बना के देगी यूपीएससी, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति एक वैवेकीय उपचार है। क्या है? वैवेकीय उपचार है, यानी डिस्क्रिशनरी रेमेडी है। कैसी है? क्योंकि 226 मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आ रहा है, 32 मूल अधिकारों के अंतर्गत आ रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट देगा कि वैवेकीय उपचार है, डिस्क्रिशनरी रेमेडी है। पूछेगा स्टेटमेंट 1 इज राइट, 2 इज रॉन्ग, 2 इज राइट, 1 इज रॉन्ग, दोनों रॉन्ग और दोनों राइट। अब आपने निकालना है तो दोनों राइट, जो मैंने बताया वो क्या है? दोनों राइट है। क्लियर हो गया? उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। मैंने कहा मूल अधिकारों के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। इस प्रकार यहाँ उच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है। क्या है? क्लियर हुआ?
पकड़ते भी रहो मेरे शब्दों को, मेंस में काम आएगा, प्री तो निकलेगा निकलेगा, है ना। डोंट ट्राई टू किल 2 birds with 1 stone, ट्राई फॉर 3, 4, 5 and 6। एक पत्थर से 2 चिड़िया मत मारो, एक पत्थर से क्या करो, 2, 3, 4, 5। कौन कौन सी? IAS, PCS, असिस्टेंट कमांडेंट, CDS और नायब तहसीलदार और RO और बहुत सारे कंपटीशन में एक ही जैसा तो होगा संविधान। ऐसा थोड़े होगा कि IAS के पेपर में भारत का संविधान पूछा जाएगा और PCS के पेपर में जम्मू कश्मीर का संविधान पूछा जाएगा, जो कि खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं होगा ना, सारी जगह एक ही जैसा होता है। बस ये क्या है भाई, ज्ञान जो है ना वो एक बार प्राप्त कर लो, सारी जगह काम आएगा आपको। सारे कंपटीशन जितने भी होते हैं एक बार डिटेल पढ़ लो उसको पूरा, क्या कर लो, डिटेल में पढ़ो, बाकी पेपर प्रैक्टिस करो। जो प्री निकलेगा वो पेपर प्रैक्टिस से निकलेगा आपका। ठीक है जी। उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। संपूर्ण भारत के लिए, क्या बोला मैंने? उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालय को केवल ऐसे राज्य क्षेत्र के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति है जिसके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। क्या करता है? अरे पेपरों में गड़बड़ होती है, रिट लगा देते हैं, करते हैं, होती है कई बार PI वो लग जाती है। ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके यहाँ के पेपर में कुछ गड़बड़ होती है तो आप राजस्थान में क्यों नहीं जाते, अपने राज्य के न्यायालय में क्यों जाते हो? क्योंकि मैंने कहा उच्च न्यायालय को केवल ऐसे राज्य क्षेत्र के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति है जिसके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। क्लियर हो गया? उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति के साथ एक शर्त यह भी है कि वह केवल अपने राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर ही किसी व्यक्ति, किसी प्राधिकारी और सरकार को रिट जारी कर सकता है, या अपने राज्य क्षेत्राधिकार के बाहर के किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार को रिट तब जारी कर सकता है जबकि वाद हेतुक, ये शब्द पढ़ना है आपने, कॉज ऑफ एक्शन, पूर्णता या भागता उसके राज्य क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो, उसके राज्य क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो। वाद हेतुक मतलब, ये आपकी न्यायिक शब्दावली में पूछेगा आपसे, वाद हेतुक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, कॉज ऑफ एक्शन। या फिर बोला कॉज ऑफ एक्शन को हिंदी में क्या लिखिए, 10 शब्द इधर और 10 शब्द हिंदी टू इंग्लिश और 10 शब्द आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के मामले में यह कहा कि आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के अधीन उच्च न्यायालय को तथा आर्टिकल 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को जो अधिकारिता दी गई है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है। क्या है भाई? बेसिक स्ट्रक्चर बोला है। L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के मामले में क्या कहा है? आर्टिकल 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालय को और आर्टिकल 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को जो अधिकारिताएं दी गई हैं वह संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अतः उसे आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन भाग 20, संविधान का भाग 20 के तहत संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। भारत के रिटों संबंधी प्रावधान आंग्ल विधि से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा, है ना। इंग्लैंड में इन्हें परमाधिकार रिट यानी प्रीरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सम्राट के परमाधिकार शक्ति से हुई है, जिसके माध्यम से वह अपने अधिकारियों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। अपने अधिकारियों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है क्या? प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने आपको एक लाइन में खास ध्यान देते हुए बोला था
कि उच्च न्यायालय को न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ आर्टिकल 227 के तहत प्रशासनिक क्षेत्राधिकार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन भी प्रदान किया गया है। तो उस प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के बारे में बता रहा हूं मैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन क्या होता है। तो आर्टिकल 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अतः प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरणों मतलब ट्रिब्यूनल्स के अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस की शक्ति है, अधीक्षण की शक्ति है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियां भी प्राप्त हैं। देखिए, आपने देखा होगा अधीक्षण कौन करता है। देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय है तो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट जितने भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, म्युनिसिपल कोर्ट जो भी होंगे, उनके अधीक्षण की शक्ति किसको होगी? हाई कोर्ट नैनीताल को होगी। किसको होगी? कई बार देखा होगा आपने कि उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से कोई न्यायाधीश निरीक्षण पर आए, खलबली मच जाती है उस कोर्ट में, सुना है। उच्च न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? वह ऐसे न्यायालयों से विवरणी यानी रिटर्न्स मंगा सकता है। क्या मंगा सकता है? ऐसे न्यायालयों से विवरणी यानी रिटर्न्स मंगा सकता है। दूसरा, ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाहियों यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स के विनियमन हेतु साधारण नियम और प्रारूप बना सकता है। क्या कर सकता है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स के विनियमन हेतु, रेगुलेशंस हेतु साधारण नियम और प्रारूप यानी प्रारूप बोलते हैं ड्राफ्ट को, ड्राफ्ट बना सकता है। तीसरा, किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टि और लेखाओं के प्रारूप विहित कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय उन शुल्कों यानी फीस को भी नियत कर सकता है जो ऐसे न्यायालय में लिपिकों, अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को अनुज्ञेय यानी अलाउड होंगी, किंतु उक्त सभी नियमों के लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन यानी प्रीवियस अप्रूवल आवश्यक अपेक्षित होता है। राज्यपाल के अनुमोदन से उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? उन सभी शुल्कों यानी फीस को नियत कर सकता है जो ऐसे न्यायालय के लिपिकों, किनके लिए? क्लर्क्स, लिपिक मतलब लिपिकों, अधिकारियों और अधिवक्ताओं, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट्स, ठीक है, को अनुज्ञेय यानी अलाउड होंगी। क्लियर हो गया? ठीक। किंतु उक्त सभी नियमों के लिए मैंने बता दिया राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन यानी प्रीवियस अप्रूवल अपेक्षित है। उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों यानी आर्म फोर्सेस से संबंधित किसी न्यायालय अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं है। जो मार्शल कोर्ट्स होते हैं उन पर अधीक्षण की शक्ति नहीं है। आर्टिकल 227 के 4 में कहा गया है जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तब वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता के अधीन होता है। क्या होता है? फिर सुन लीजिए, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्या? जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य कर रहा होता है, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक हैसियत से कार्य कर रहा होता है, तब वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता के अधीन होता है। वैसे किसी रिट के अधीन नहीं होता है, पर उस समय होता है जब क्या? प्रशासनिक हैसियत से कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको पूरा कर ही देते हैं भाई। कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति, पावर टू ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, आर्टिकल 228 के तहत उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की भांति कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार है। अतः जब उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान यानी सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन के बारे में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है तथा उस प्रश्न का अवधारण यानी डिटर्मिनेशन मामले के निपटाने के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगाएगा। कौन? उच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा केस है जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास है और जिसमें संविधान की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और बिना उस प्रश्न का अवधारण किए मामले को नहीं निपटाया जा सकता, तो उस मामले को अपने पास मंगाएगा। समझ में आ गया?
वह मामले को या तो स्वयं निपटा सकता है या विधि के प्रश्न को अवधारित कर अधीनस्थ न्यायालय को लौटा सकता है। क्या कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय को लौटा सकता है। ऐसा लौटा दिए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय के अनुसार मामले को निपटाने के लिए कार्रवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। संविधान की व्याख्या जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय करता है वैसे ही संविधान की व्याख्या उच्च न्यायालय भी करता है। क्लियर हो गया? अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। 215 में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? 215 को किस आर्टिकल के साथ पढ़ना है हमने? 129 के साथ पढ़ना। 129 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और आर्टिकल 215 में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब मैंने कहा आपको घुमाने के लिए प्रश्न क्या करेगा वो कि अभिलेख रखे जाते हैं। हंसे थे आप उन प्रश्नों में, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का? उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, अतः उसकी सभी कार्यवाहियां लिखित होती हैं। सभी कार्यवाहियां क्या होती हैं? लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं तथा उसे अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। साक्ष्यात्मक मूल्य बोला था, साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। किसी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही उसे अपने और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए भी दंड देने की शक्ति है। साथ ही साथ उसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान यानी कंटेम्प्ट के लिए भी दंड देने की शक्ति है। इसके बाद करना, इसको पढ़कर उस क्वेश्चन को दोबारा करना, ठीक है? अब है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। भारत में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन हमने यूएसए के संविधान से लिया है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको। उच्चतम न्यायालय को भी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, उच्च न्यायालय को भी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। अतः वह संसद या राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित, ध्यान देना, वह संसद या राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इस प्रकार उच्च न्यायालय भी अपनी इस शक्ति के अधीन संविधान की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा करता है। ठीक है भाई। फिर है अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें यानी कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है जिसे वह इसके लिए निर्दिष्ट करे। उनकी सेवा शर्तों के तहत वेतन, भत्तों, पेंशन, छुट्टी से संबंधित नियम बनाने के लिए राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। कहां पढ़ेंगे ये भारित होता है? आर्टिकल 202 में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? जब मैंने बोला भारित होता है तब होगा आर्टिकल 202। राज्य की संचित निधि पर भारित जो होगा वो 202 में होगा। अगर बोलेगा भारत की संचित निधि पर भारित होगा तब वो 112 में होगा। समझ में आया? जब मैं बोलूंगा कि भारत की संचित निधि कहां पढ़नी है तब आपने बोलना आर्टिकल 266। जब मैं पूछूंगा आपसे आकस्मिक निधि कहां पढ़नी तब आपने बोलना 267। भारत की भी राज्य की भी। समझ में आया? अभी मैंने आपसे पूछा कि प्रशासनिक व्यय ये सब पेंशन, भत्ते, वेतन सब ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ये कहाँ पढ़ेंगे? राज्य की संचित निधि पर भारित ना, तो 202 में पढ़ेंगे। 202 बजट है वैसे, क्या है? तो 202 के 2 या 3 में पढ़ेंगे। कहाँ में पढ़ रहे हैं? अरे 112 को किसके साथ पढ़ते हैं भाई? 112 को 202 के साथ पढ़ते हैं। तो 202 के 3 पे जाइए जरा, 2 या 3 में जाइए। वहां पे लिखा हुआ कौन कौन से व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित हैं। डायरेक्ट निकालिए। 202 में जाइए जल्दी से। 202 का 3 में है ना? वही बोल रहा हूं मैं, भरोसा रखो भाई। तथा उच्च न्यायालय द्वारा ली जाने वाली जो फीसें होंगी और अन्य धनराशियां होंगी वो इसी निधि का भाग होंगी, यानी राज्य की संचित निधि का भाग होंगी। हाई कोर्ट जितनी भी फीसें लेगा, अन्य धनराशियां लेगा, वो सब राज्य की संचित निधि का भाग होंगी, वहां जमा होंगी। अगला, प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ इश्यूइंग सर्टिफिकेट।
आर्टिकल 134 का, बड़ा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 134 का के तहत उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की शक्ति है। क्या है? यानी आर्टिकल 132, 133, 134 के तहत उच्चतम न्यायालय में अगर अपील के लिए अपील करनी है तो उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी ही होगी। क्या होगी? और वो उच्च न्यायालय जो प्रमाण पत्र जारी करेगा वो आर्टिकल 134 क के तहत करेगा। किसके तहत करेगा? 132, 133 और 134 में पढ़ा चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर ऐसी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जानी है तो 134 क के तहत आपके पास हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके इसके लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, अगले लेक्चर में होगा ये।